फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारी बॉडी दिख रही है, जिसको छू सकते हैं, दबा सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहते हैं शरीर। और यही शरीर देह, तन आदि आदि नामों से कही गई। शरीर भी एक धातु से बना हुआ शब्द है व्याकरण का। और इस शरीर में अलग अलग तंत्र होते हैं। उन तंत्रों का स्वस्थ रहना यानी कि पूरे शरीर का स्वस्थ रहना, ठीक है। उन तंत्रों का कम स्वस्थ रहना था यानी शरीर का बीमार हो जाना या कमजोर हो जाना, ओज घट जाना। ये सब चीजें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अब वो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य पहला। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मन हमारा कैसा है? मन हमारा कहीं नकारात्मक तो नहीं है। मन हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है? मन में हमारी कैसी बातें आती है? आपने सुना होगा मनोदैहिक चिकित्सा। मनोदैहिक चिकित्सा यानी बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, तो कई सारे पेशेंट्स को दवाई नहीं देते, प्लेसिबो देते हैं, मीठी गोली खाली दे देते हैं खाने के लिए। और उसके अलावा उससे 1-2 घंटे तक बातचीत करते हैं, उसके मन में उखड़े हुए उखाड़ते हैं, उसके मन की परतों को उखाड़ते हैं, उसके मन में जो बसी हुई चीजें हैं ना, उन सबको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो नकारात्मक भाव उसके मन में बस गए, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया व्यक्ति, उसको निकालने का प्रयास करते हैं और उसको सदविचार देते हैं, बार बार सकारात्मक विचार देते हैं। इससे क्या होता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसको साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, मनोदैहिक चिकित्सा। योग एक साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट है ना। योग, मैं आप सब लोग जो नए भी जुड़े होंगे वो सब मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, 17 मिनट हो गए, वो सोच रहे होंगे परिचय तो दिया नहीं। तो मैं योग आचार्य हेमंत हूँ। मैं अजमेर राजस्थान में रहता हूँ और योग का ही एक छोटा सा सेवक हूँ। योग के द्वारा बहुत सारे लोगों को मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ, उसमें मुझे काफी अच्छी स्तर पर सफलता मिलती है। और वर्तमान में अलग अलग टीवी चैनलों पर मेरे योग के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और आप ही के लिए काम करते हैं, सभी के लिए। तो इस तरह से एक छोटा सा शिविर लगाने का प्रयास था। मैंने सोचा 10 लोग भी अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, जिनको वास्तव में शरीर में कोई समस्या होगी, मन में होगी, और वो हम ठीक कर पाएंगे, तो हमारा शिविर लगाने का प्रयोजन सफल हो जाएगा। और दूसरा एक मुख्य उद्देश्य ये था कि काफी सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि हमारे को व्यक्तिगत रूप से समय दो और आप लोग कुछ जानने भी चाहते होंगे कि वास्तव में हमारे को अलग से समय नहीं मिलता बात करने का। तो ये शिविर है, इसमें आप बहुत सारी समस्याओं को उठा करके अगला जो आधा घंटा लास्ट का रखेंगे या 15-20 मिनट रखेंगे, उसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और निसंकोच होकर पूछना, कोई समस्या नहीं। शरीर देह है तो समस्या है, उसके समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी के लिए तो चर्चा के लिए तो शिविर लगाया है। शुल्क मैं वैसे लेता नहीं हूँ किसी से, आपको बता दूं। लिया इसलिए है कि लोग इसकी थोड़ी वैल्यू समझे, इसीलिए हल्का सा नॉमिनल सा एक शुल्क रखा है। तो छोटी सी एक बात, 4 प्रकार के स्वास्थ्य, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा कौन सा? तीसरा होता है बौद्धिक स्वास्थ्य, हमारी बुद्धि अच्छी बन जाए। अब शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है। प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगानाम मूलम। शास्त्रकार क्या कहते हैं? प्रज्ञा अपराध, बुद्धि का बिगड़ जाना। प्रज्ञा अपराधो ही सर्व रोगानाम मूलम, सारे रोगों की जड़ अगर कोई है तो वो बुद्धि और मन का बिगड़ जाना। इसी को तनाव, इसी को स्ट्रेस, इसी को एंजाइटी, इसी को डिप्रेशन, यही होता है सब, है ना। इन्हीं के बिगड़ने से बनता है। तो क्या हो गया? पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक और चौथा आत्मिक स्वास्थ्य। 4 प्रकार के स्वास्थ्य हो गए। तो ये आत्मिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ये होगा प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि लगाने से, लेकिन ये बहुत दूर है। अभी तो पहले इन 3 चीजों को ठीक कर लेंगे, ये तो बहुत बाद की बात है ना। तो ये 4 चीजें अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। और भी आया है, किसी का वजन बढ़ जाता है और किसी का घट जाता है, ये भी समस्या है। और कई कारणों से घट जाता है और कई कारणों से बढ़ जाता है। सबके ऊपर वजन बढ़ाने का एक नुस्खा काम भी नहीं करता, ये भी समझ लो। और सबके ऊपर वजन घटाने का भी एक नुस्खा काम नहीं करता। तो इसीलिए कभी भी ऐसे ही कोई भी नुस्खा पढ़ करके अप्लाई करने का प्रयास ना करना चाहिए। पहले अपनी प्रकृति जाननी चाहिए। आपकी पित्त प्रकृति है, आपकी वात है, आपकी कफ है, आपकी पित्त वात है या वात की पित्त है या कफ पित्त है, कैसी प्रकृति है वो पता होना चाहिए। इसीलिए किसी एक विशेषज्ञ के पास हमें उसकी देखरेख में रहना चाहिए। तो हमें वो नुस्खा हो तो पहले उससे सजेस्ट करके, उसके बाद मतलब एक बार परामर्श करके उसके बाद अप्लाई करें, या फिर उन्हीं से कुछ तरीका पूछें, वो बताएं। एक समस्या कई सारे लोगों की है, अस्थमा है, कुछ की है सिर दर्द है, हृदय के रोग है, हार्ट की डिजीज है, डिप्रेशन है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बार बार जुकाम होता है,
लगातार छींकें आती हैं, गले में खराश होती है, तो छोटी छोटी सी परेशानियों को आज ही देख लेते हैं, बड़ियों को कल देखेंगे, फिर और अगले दिनों में देखेंगे। जिनको छींकें आती हैं, बहुत बार आती हैं, तो देखो यहाँ हमारे ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पर एक नाड़ी है, ये गोल गोल चक्री बनी हुई है ना। फिर दिखा देता हूँ, आप अपने मस्तिष्क, आपका सिर जहाँ यहाँ खत्म हो रहा है लगभग, फिर यहाँ से बाल शुरू होते हैं, तो यहाँ पर आप उंगली लगा के देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको नाजुक सा महसूस होगा, और लगा के देखो पता लग जाए, है ना। यहाँ पर नाक की नाड़ी जो है वो मस्तिष्क से मिलती है ना। यहाँ कभी छींक आ रही हो और नहीं आ पा रही, यानी रुक गई हो, तुरंत यहाँ यूं हल्का सा दबाएं 5 7 10 बार, बहुत तेज नहीं, हल्का हल्का यूं दबाते रहे, आपको छींक जो अटक चुकी है वो आ जाएगी वापस। ठीक है, पहला। दूसरा, कफ के कारण से छींक आ नहीं रही है, एक तो आते आते रुक जाती है किसी के, फिर क्या बोलते हैं अपन, तुमने मेरी शक्ल देख ली या मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली तो छींक बंद हो गई। तो ऐसी समस्या आ जाए तो चिंता मत करो, ये नाड़ी है पहली। दूसरा, अगर गई तो फिर क्या करना, ये जो है ना, ये नाक के ये फूला हुआ भाग, इसको यूं दबा देना ऐसे अंदर, ऐसे 10 15 20 बार दबा, तो दबी हुई जो छींक है वो बाहर निकल आएगी। दूसरा इसका उपाय, जिन लोगों के कफ ज्यादा है, जुकाम ज्यादा हो गया है, उनको छींक नहीं आ पा रही, तो उन लोगों को एक ये और एक ये जो आईब्रोज है ना, इसके ऊपर 4 पॉइंट है और इसके नीचे भी 4 पॉइंट है, तो इन दोनों को यूं दबा सकते हैं, 1 2 दबा के देखो, हाथों हाथ प्रैक्टिकल शिविर, 3 और 4, फिर से 1 2 3 3 सेकंड दबा के रखना है ना, 3 और 4, जल्दी से मत छोड़ना, फिर 1 2 3 और 4, ऐसे आपको 3 बार 4 बार 5 बार तक दबाना। आपकी छींक जो कि चाहे जुकाम की वजह से हो, चाहे सिर के दर्द की वजह से हो, सिर के भारी होने की, या किसी भी कारण से यदि नहीं आ पा रही तो आने लगेगी, छींक वाला सिस्टम सही हो जाएगा। अब चलते हैं जिनकी छींक बहुत ज्यादा आ रही, रुक ही नहीं रही, कई सारे लोग होते हैं ना, उठते ही नींद में से उठते ही छींकते रहते हैं, हाँ, और रुक नहीं रही है। अभी आपके शिविर में भी ऐसे कोई हैं एक दो, जिन नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने परेशानी लिखी है कि लगातार छींके आना, तो लगातार छींके आने की समस्या आपको एक ही दिन में रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए देखो, ये यहाँ नाक और यहाँ होंठ ऊपर वाले, इनके बीच का यूं भाग होता है, इसको यूं अंगूठे से दबाना चाहिए, 3 सेकंड के लिए दबा के रखें, अच्छा खासा प्रेशर देने, और फिर छोड़ देने, ऐसे 10 बार तक कर लेना, बस बहुत है एक दिन। हाँ, ऐसे शाम को आपको जल लगता है जी इससे तो कम फायदा हो रहा है, तो शाम को भी कर लेना, रात को भी कर लेना, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको इस शिविर में दवाइयां बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको वो चीज बताने आया हूँ जो हमारे हाथों में जादू है। आप सबके हाथों में जादू है, बस थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी ना 6 दिनों में, तो आपके भी हाथों में थोड़ा थोड़ा जादू आ जाए। ठीक है, और ये जादू कुछ नहीं है, विद्या है, पूर्वजों की विद्या है। दबाओ सविता जी, इतना तेज जल्दी जल्दी मत दबाओ, दबा करके रोको 3 सेकंड, फिर वापस आ जाओ। जिनको छींकों की समस्या नहीं भी है ना, वो भी इसको दबा देना, आपकी नाक की नाड़ियां मजबूत हो जाएंगी, आपको कभी नोज की एलर्जी जो होती है ना वो नहीं होगी। अभी समस्या क्या है, ये दिल्ली से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तो दिल्ली के लोगों को भी समस्या क्या है, वहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था है ना, वो इतनी खतरनाक है कि वहाँ शुद्ध वायु ही नहीं मिलती लेने के लिए, तो उनको, कईयों को नाक की एलर्जी रहती, नाक में एलर्जी रहती रहती है, तो आचार्य जी, खर्राटों में भी फर्क पड़ेगा इससे? खर्राटों में? खर्राटों में तो नहीं पड़ेगा, खर्राटों के लिए दूसरी चीज बताऊंगा ना, आपको सबको बोलने का अवसर देंगे, चिंता मत करिए, लास्ट में आप सबको अवसर देंगे। तो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो या बड़ी सिटीज हो, अब तो छोटी छोटी सिटीज में भी ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उन सबको, जो स्वस्थ लोग हो वे भी, जिनको नाक की कोई समस्या नहीं हो वे भी, जिनको जुकाम बराबर बना रहता है वे भी, वो सब 10 बार ऐसे सुबह कर लिया करो, 1 2 मिनट लगते हैं।
ठीक है। जिनको साइनोसाइटिस हो उनको भी करना, और एक क्रिया और करना, जिनको लगातार 12 ही महीने जुकाम बना रहता है वो एक ऐसा क्रिया कर लेना। ये नाक की हड्डी ये ऊपर वाली है ना, देखो, इसको या तो अंगूठे से दबा लो और या फिर ऐसे करके यूं यूं ऐसे चला लो। ये सारी चीजें किसी पुस्तक में किसी ग्रंथ में नहीं है, ये सारी चीजें प्रायोगिक है, लोगों पर करी हुई है, खूब सारे लोगों पर। ऐसे 10-15 बार कर लो, या फिर जब आप नहीं अच्छा खासा प्रेशर तो मनीषा जी, है ना। अब अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो अनुलोम विलोम करें, तो उसी समय आप इसको कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। अच्छा, इससे एक और समस्या दूर हो जाती है। कुछ लोग एपिलेप्सी के होते हैं, पता है आपको, एपिलेप्सी मिर्गी को कहते हैं। अगर किसी के मिर्गी आ गई हो या मिर्गी आने के दौरे आते रहते हो, उन लोगों का भी ये पॉइंट 15-20-25 बार दबा देना, मिर्गी में बहुत फायदा हो जाएगा। कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, और दवाई ले रहे हैं तो छूट जाएगी। चलो, नहीं तो ये तो एक पॉइंट पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बार बार जुकाम, तो बार बार जुकाम हो रहा है, तो एक नियम सब लोग पालन करो। सुबह उठ करके सबसे पहला काम, नाक में सरसों का तेल लगाओ, है ना। और पहले कोशिश करो डालो, गर्दन को यूं लटका करके लेट जाओ, और 8-8 10-10 बूंदे घानी का, शुद्ध घानी का सरसों का तेल डालो। नहीं मिलता तो देशी गाय का घी डालो, नहीं मिलता तो बादाम रोगन मिलता है उसको डालो। देशी गाय का घी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुना करके फिर डालो। थोड़ी मेहनत तो देखो होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, आपको जुकाम की समस्या नहीं रहेगी। थोड़े दिन गर्म करके डाल देना, फिर आप एक शीशी में भर के रख लेना, कांच की में, उससे निकाल के कर लेना। एक दूसरा, एक छोटी सी चीज आती है, वो घर में रखो, वो दवाई नहीं है, वो है दिव्य धारा, पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाती है। वो सब लोग अपने घर पे रखना। किसी की ऑक्सीजन भी घट रही होगी ना, वो भी बढ़ाने का काम करती है, ध्यान रखना। कभी जुकाम बहुत तेज लग जाए, सिर भारी सा होने लगे और नाक खुल नहीं रही हो, या फिर रात को सांस लेने में भी समस्या हो रही हो, या कई बार नाक से ही आवाज निकलने लगती है, तो क्या करना, एक दिव्य धारा बजा घर में लाके रखो, 20-50 रुपए की आती है, बहुत महीनों तक चलती है। उसके 5-7-10 बूंदे डालना गर्म पानी में, और उस गर्म पानी की भाप लेना थोड़ी सी, तुरंत ही आपको ऐसे चमत्कारिक ढंग से जुकाम तो आधे से ज्यादा तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। ये एक बढ़िया सा प्रयोग बता दिया। इसमें कोई बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें कपूर है, लौंग है, ऐसा यूकेलिप्टस नहीं, कपूर है, लौंग है, और ऐसी घरेलू चीजें 5-7 चीजें हैं, कोई बहुत कोई केमिकल नहीं डले हुए। ठीक है, तो ये नेचुरल केमिकल है सारा। अब बार बार जुकाम के लिए, बार बार जुकाम या बार बार खांसी, कफ जो है फेफड़ों में जम जाता है, फेफड़ों में से आवाज आने लगती है कईयों को, तो खड़ 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 की जैसे कफ जमा हो, ऐसे आता है, तो एक च्यवनप्राश जरूर प्रयोग करना गर्म दूध के साथ। यदि पेट आपका सही है, पच जाता है दूध, तो च्यवनप्राश, क्योंकि आजकल तो दूध भी तो नहीं पचता, घी पचना तो बहुत दूर की बात है, दूध ही नहीं पचता। और कई सालों बाद लोगों को समझ में आता है कि मेरे को तो दूध ही नहीं पच रहा, मेरे को तो कोलाइटिस हो गया है, मेरे को तो पेट में आंव बन रही है, दूध बंद करवा दिया वैद्य जी ने। तो दूध मत पियो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सुन लो, दूध में 60% चीजें तो दूध के पोषण की है ही नहीं अभी भी वर्तमान में। या तो दूध उसका पियो जो आपके पास गाय आप रखते हो, हाँ, या तो आपके आसपास रहती हो, थोड़ा ठीक ठाक माहौल में रहती हो, कचरा ना खाती हो, सही चीज खाती हो, उसका पियो। यानी ये पैकेट्स वाला दूध तो बिल्कुल बकवास चीज है ना। तो कोशिश करिए, दूध थोड़े दिन छोड़िए, अगर आपको जुकाम नहीं छोड़ता तो थोड़े दिन दूध छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कफ का रोग है, जिसको अपन जुकाम, खांसी, गला बैठना ये सब कहते हैं ना, साइनोसाइटिस भी कफ का रोग है। आप दूध छोड़ना, और महीना भर छोड़ दो बस, फिर भले पी लेना, आपका कफ का रोग जैसे ही ठीक हो जाए ना, फिर आप भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे बढ़िया उपाय, कुछ छोड़ो और कुछ अपनाओ। क्या क्या अपनाना, एक तो नाक में रोज तेल लगाना, एक जल नीति का अभ्यास करना, जल नीति भी आपको सिखाएंगे, और एक अजवाइन को जरूर आप गर्म करके रोज सूंघा करो, डेली सूंघो, 5-7-10 दिन सूंघो, आपके कफ की समस्या हमेशा की खत्म हो जाएगी। ठीक है, पोटली में बांध करके एक च्यवनप्राश का सेवन करो, एक अजवाइन का करो, तेल लगाओ, और अगर आपके पास थोड़ा बजट ठीक ठाक सा है, तो आपको केसर भी लेना चाहिए। केसर को मुंह में 4-5 जो है वो रख लो केसर, और काफी देर तक रखो, गर्मी रहेगी, और लंग्स भी अच्छे हो जाएंगे, शारीरिक शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, और वो बहुत अच्छी
मतलब ताकतवर चीज है केसर, दूध में भी डाल करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको 4 चीजें बता दी, आप लिख सकते हो चाहो तो, बिल्कुल सरल सरल है। तेल लगाना नाक में, अजवाइन को सेक करके सूंघना कपड़े में बांधकर, और एक जल नेति, सूत्र नेति आदि का प्रयोग करना, ये 3। और चौथी जो बताई वो केसर और च्यवनप्राश, ये चीजें। वैसे च्यवनप्राश में लोग बोलते हैं कि केसर मिला हुआ है, लेकिन पता नहीं कौन कितना मिलाता है, भगवान जाने। आप केसर शुद्ध खरीद करके भी ले सकते हो, कश्मीरी केसर आसान से मिल जाता है। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वे च्यवनप्राश से काम चला लेना। और च्यवनप्राश भी सजेस्ट मैं किसी का करूंगा तो आप कहोगे कि प्रचार कर रहे हैं कंपनी का, तो मैं नहीं कर रहा हूँ सजेस्ट, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो एक ऊंझा कंपनी आती है, बहुत पुरानी कंपनी है। उस ऊंझा कंपनी का एक च्यवनप्राश आता है, उसका नाम है अमीरी जीवन, है ना। वो आता तो थोड़ा महंगा है, 301 रुपए का करीब, या 200-300 रुपए का पाव भर, 250 ग्राम या आधा किलो कुछ आता है। वो अच्छा आता है, मतलब बहुत सारा उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, खाते ही आपको पता लग जाएगा। और एक गुरुकुल जज्जर का है, जज्जर यानी हरियाणा में एक जज्जर है जगह, वो गुरुकुल है, उस गुरुकुल वाले बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा आता है। तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, मेरे को बहुत सारों में से ये 2 अच्छे लगते हैं। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कुछ चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, मैं फॉर्मूला भेज दूंगा। पुनः नाम बता दीजिए, है जी, नाम दोबारा बता दीजिए। एक है ऊंझा कंपनी का अमीरी जीवन, वो च्यवनप्राश है। और एक है गुरुकुल जज्जर का आता है, वो भी हरियाणा से आता है, वो भी मिल जाता है। तो ये 2 तरह की च्यवनप्राश है, वो बाजार में नहीं मिलेगा, वो तो गुरुकुल जज्जर से ही मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 प्रकार के च्यवनप्राश अच्छे आते हैं, अपने बच्चों को भी दो, बड़ों को भी दो। ये एक भी दिन छोड़ा मत करो, च्यवनप्राश पूरे 6 महीने लेना। कब कब लेना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने लिया करो। ठीक है, ये चीज एक तो करनी है। उसके अलावा आप चलते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम। तो पाइल्स की प्रॉब्लम में, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टूला, तीनों में ही प्रॉब्लम्स में, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई डिसऑर्डर, प्रजनन संबंधी कोई रोग हो, उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। तो बाह्य प्राणायाम अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा मैं आपको, वो कैसे करते हैं वो सारा बताऊंगा। तो बाह्य प्राणायाम जरूर करना। अगला है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए 4-5 योगासन बताऊंगा। योगासन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे करने चाहिए, और बहुत सारे करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 4-5 योगासन करेंगे तो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीजें करना। 27 तारीख को हमारा परसों जो है डिप्रेशन के लिए ध्यान का भी सत्र रखेंगे। तो आप प्रयास करके जो है अपने इस योग सत्र से थोड़ा पहले, 1-2 घंटा पहले मानसिक रूप से तैयार रहना। ऐसे नहीं अपने काम से तुरंत आके बैठ गए तो मजा नहीं आएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। जैसे मान लीजिए 6 बजे अपना सत्र शुरू होता है, तो 6:10 तक मान लीजिए करेंगे, 10 मिनट थोड़ी आपकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। लेकिन फिर भी आप 5:45 अभी भाग भाग करके कहीं से आए हैं और 6 बजे आके ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आप पूरा तरह से उसमें उतर नहीं पाएंगे। तो प्रयास करना 27 तारीख को आप 1-2 घंटा 3 घंटे पहले ही फ्री होकर के शांत स्थिति में अपने उसमें बैठना, अपने अंतर्मुखी होकर बैठने के प्रयास। हृदय रोग में, अच्छा, डिप्रेशन में एक्यूप्रेशर भी काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है, उसका भी अभी पॉइंट बताता हूँ कुछ। हृदय रोग में कौन कौन से पॉइंट दबाने चाहिए? सिर दर्द बहुत विस्तृत है, इसका विषय ही विस्तृत है, 5000 तरह के सिर दर्द है। अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है माइग्रेन। अच्छों को, कईयों को माइग्रेन हो जाता है, तो माइग्रेन कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में अभी बात करते हैं। एक अस्थमा। अस्थमा, केवल अस्थमा नहीं, मैंने तो जवान जवान लोगों को साथ में, हम कई बार ट्रैकिंग करने जाते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, मेरे से भी ज्यादा तो मैं तो सामान्य से शरीर का दिखने वाला हूँ, तगड़े तगड़े लोग, खूब बहुत तगड़े तगड़े लोग, वे भी 4 कदम चल करके या थोड़ा सा ऊपर, अभी आधा किलोमीटर भी उस ऊंचाई पर नहीं चढ़े और वो हाँफने लग जाते हैं। ऐसे तगड़े तगड़े लोग, ये अस्थमा के पूर्व लक्षण होते हैं। तो इसीलिए इन पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो अस्थमा होने में कोई समय नहीं लगेगा। अस्थमा वाले जितने भी हैं उनको सबको पहले एक क्रिया तो चलिए बता ही देता हूँ, वो कौन सी करनी चाहिए सबसे पहले।
2 क्रियाएं बिल्कुल आसान आसान है, थोड़ी सी करने का प्रयास करो, देख लो जिनको हो मेरे साथ कर भी लो। मेरे पैर आप सबको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं और सभी लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये धीरे धीरे उठाना, 3-4 सेकंड रखना, वापस नीचे ले आना, श्वास भरते हुए उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाना। दिखने में कितनी आसान और सरल चीज लग रही है, लेकिन ये बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा, है ना? वैसे कुछ लोग सोचते हो हम तो ताड़ासन करते हैं, ताड़ासन अलग चीज है। आपको केवल उठाना है, 3 सेकंड रोकना है, वापस आना है। इसको पास में ला सकते हैं, इसको दूर, थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाना, श्वास। दूसरा अभ्यास, इसको 20, 25, 30 बार करना। दूसरा अभ्यास, इन दोनों ही पंजों को ऐसे और फिर धीरे धीरे ऐसे, श्वास थोड़ी भरते थोड़ी छोड़ते। कोशिश करनी है स्प्रिंग की तरह से और ऊपर उठना है, ऐसे। लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, इस तरह से जितना आपका सामर्थ्य हो उतना कर लेना। कहीं पहले दिन ही पैर मुड़वा के मत बैठ जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा सावधानी पूर्वक करना, अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करके फिर करना। चलिए अगला, एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज अभी अपन ने देखी। अस्थमा के लिए हमारे हाथों और पैरों में दोनों में एक पॉइंट रहता है। वो पॉइंट कौन सा? 1 सेकंड किसी का, हाँ, वो पॉइंट कौन सा है? देखो, थोड़ा सा हाथ का परिचय दे देता हूं। हमारा लेफ्ट वाला जो हैंड है, ये देखो पूरा शरीर बना हुआ है हमारा इसके अंदर। ये सिर है, ये सिर से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नीचे तक जा रही है, यहां तक। एक स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें 33 मनके होते हैं। ये है सर्वाइकल वाला पार्ट, ये यहां से लेकर के यहाँ गर्दन, इसको सर्वाइकल कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के 5 हिस्से होते हैं, है तो दिख तो एक ही रही है, लेकिन इसको 5 हिस्सों में विभक्त किया गया है कि समझने की दृष्टि से। ऊपर का जो भाग होता है ये सर्वाइकल, इसमें 7 मनके होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अब ये 7 मनके अगर हम इसको यूं दबाएंगे ना, अभी के अभी सर्वाइकल की किसी को प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी ठीक हो जाएगा। कहाँ से लोगों को लगता होगा किधर से दबाएं, किधर से दबाना है? अंगूठा इधर से है ना, ये साइड से ऐसे, तो आपको इधर से दबाना है। कैसे दबाओ? कैसे भी दबा दो, लेकिन दबाओ, कोशिश करो ये टिप से दबाओ, इससे अच्छा प्रेशर लगेगा। नहीं दबा सकते तो ये पेन है, इसको पेन को यूं चला लो। देखो इधर से नहीं, इधर पीछे से भी नहीं, इस साइड से भी नहीं, किस साइड से? इस साइड से। जिस साइड से हमारा ये हाथ है, इसके थोड़ा सा इधर साइड, ऐसे यूं चलाओ। पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के, आपके पास खाली पेन हो जाता है ना, उसको फेंका मत करो, उसके पेन के पिछले भाग को यूं दबाया करो। ये माइग्रेन का पॉइंट है, इसको अच्छे खासे प्रेशर के साथ दबाया करो। माइग्रेन, किसी भी तरह का सिर दर्द, किसी भी तरह का सिर दर्द आपका इन पॉइंट्स को दबाने से ठीक होगा। साइड में है तो साइड से दबाओ, और इधर है तो इधर। और सत्य कहता हूँ, 8 दिन दबा के देखो, अगर आपको 8 दिन में माइग्रेन का कोई पेन हो जाए या किसी भी तरह का सिर दर्द हो जाए। ये दोनों ही हाथों में है और दोनों ही पैरों में भी। ये पैर, इस पैर का अंगूठा इधर पूरा, और इधर दाएं बाएं, इसमें पूरे में आपको यूं चलाना चाहिए, यूं दबाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये प्रयास कितनी बार करना चाहिए? तो 3 मिनट तक दबाते रहना। जिनको सिर में दर्द हो वे लोग 3 मिनट तक दबाते रहना, फिर 3 मिनट दूसरे पैर को, 3 मिनट इस हाथ को, 3 मिनट इस हाथ। अगर आप 3 मिनट नहीं दबा सकते तो 1-2 मिनट दबा दो, एक 2-2 मिनट से शुरू करो, देखना ऐसे गायब हो जाएगा। फिर आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सिर दर्द की समस्या वालों को बता दिया। और अस्थमा, हाँ चलिए अस्थमा पर आते हैं। हमारे लंग्स कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये दोनों अंगुलियां, देखो कुछ चीजें ध्यान रखना, 3-4 अंगुलियों के बीच में 3 संधियां है ना। एक ये है कान की समस्या, कान बहना,
कान में दर्द या कान में साए साए की आवाजें आती है, कान बहरापन, या कान में दर्द होना, ये पॉइंट है। इसको दबाना तुरंत ठीक होता है, तुरंत हाथों हाथ। पैर में भी यही जगह है, पैर में भी कैसे है, ये पैर और ये पॉइंट अपना, इसको यूं दबा देना, ठीक है। कितनी बार, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं हाथों हाथ तुरंत ही। ये तो इंजेक्शन की तरह से कुछ पॉइंट होते हैं जो हाथों हाथ फायदा करते हैं, ठीक है। कुछ मुद्राएं इंजेक्शन की तरह से होती है जो हाथों हाथ फायदा करती है। कितनी कितनी देर एक्यूप्रेशर, अगर ढंग से आप दबा रहे हैं तो 10 बार 15 बार भी बहुत है, हाथों हाथ आंखें। बस इसमें एक शर्त होती है, देखो इसमें एक शर्त क्या होती है एक्यूप्रेशर जब आप अकेले कर रहे हैं तो, आंखें होनी चाहिए बंद, श्वासों पर होना चाहिए मन टिका हुआ, और सारे कामों से फ्री होकर के पहले इस काम को करें। उस समय ये नहीं सोचें कि इसके बाद मुझे ये काम करने जाना है, तो उधर आपका मन चला गया। मन भी तो होना चाहिए ना आपका, मन भी एक्यूप्रेशर में टिका हुआ होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको करो। मैं आपको कोई 50 मिनट नहीं बता रहा, मैं तो 1-2 मिनट की बात कर रहा हूँ। 1-2 मिनट तो कम से कम मन को टिका के रखो ना उसी चीज पर। हाँ मेरा कान ठीक हो रहा है, हाँ मेरा कान ठीक हो रहा है, ऐसे करो। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या है, इस पॉइंट के ठीक बाद में यहां पर आते हैं। अब यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पर लंग्स है, लंग है हमारा, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट लंग है, बायां फेफड़ा है, इसको दबाना। ये यहाँ पर नहीं होकर के ये यहाँ है। अब चलते हैं इधर, फेफड़ों की, अस्थमा की किसी को समस्या हो तो उसको ये वाला पॉइंट अंगूठे से दबाना चाहिए। अंगूठे से नहीं दबा रहे तो इससे दबाएं, लेकिन इससे नहीं दबता, ये वाला तो अंगूठे से दबता है। बस नाखून काट करके ये फैशन को छोड़ देवें और नाखून काट करके अपने, कई सारे लोगों के हाथ में नाखून के इतने बड़े बड़े रहते हैं, जैसे कोई उनका प्रमोशन होकर के राक्षसों की श्रृंखला में चले गए हो भी, अब हिरण्यकश्यप की तरह से किसी को मारना ही है नाखूनों से। तो कोशिश करना जब भी आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने अंगूठे का जो है ना नाखून काट के रहना। क्योंकि आपको क्या, मैं एक्यूप्रेशर बताऊंगा ना, या आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, दवाइयों के और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे। आप कहोगे नहीं योग से इतना फायदा नहीं होता जी, अपने को पता नहीं है ना, प्रॉपर चीजें पता नहीं है इसीलिए फायदा नहीं होता, या फिर अपन रोज करते नहीं इसलिए फायदा नहीं होता। फायदा तो होता है, हम तो खुद कितनों को पहुंचा के आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लंग्स का देखो कितना नीचे है, और कान का कितना ऊपर था, और लंग्स का कितना नीचे है। ये रेखा, इस रेखा से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, या इस रेखा पर भी आप दबाएंगे तो भी हमारा राइट लंग का ये रिफ्लेक्स पॉइंट दबेगा। अब चलते हैं आंखों पर। आंखों में जलन, आप लोग सुषमा माता जी को जानते हो, कुछ लोग अच्छा नहीं जानते हैं ना दी, उनकी एक दिन आंख बहुत फड़फड़ा रही थी। आंख जो फड़कती है ना बहुत, तो बड़ा चिड़चिड़ हो जाती है ना, तो उनकी एक दिन आंख बहुत फड़क रही थी, और सुबह से क्या 1 दिन 2 दिन से फड़क रही थी। अरे मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, इस पॉइंट को दबाओ। 2 मिनट दबाया, उनकी समस्या सॉल्व। अरे फोन आ गया उनका, बोले आपने क्या बता दिया, बढ़िया, एक तो मैं तो परेशान हो रही थी 2 दिन से। ये आंख का पॉइंट है, आंख में जलन, आंखें ज्यादा फड़फड़ाना, और आपकी कोई सी भी समस्या, यहाँ तक कि नजर में भी अच्छा फायदा पड़ता है। पूरा तो देखो इसको दबाने से कोई चश्मा होता है ऐसा तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये है कि फर्क तो पड़ता है इससे, है ना। और शीर्षासन भी किया जाए, गाजर आंवले का जूस भी पिया जाए, सारी चीजें लगातार की जाए, अनुलोम विलोम भी करे, लगा रहे व्यक्ति 2 घंटे रोज लगाए, है ना, तो फिर व्यक्ति का चश्मा भी नंबर उतरने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर प्रयास करेंगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और किसी भी उम्र के पड़ाव में हो जाता है, ये भी समझ लो। 80 साल का व्यक्ति भी उतार सकता है अगर रोज करे तो, ठीक है। तो ये हो गया अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए एक्यूप्रेशर ये हो गया। तो ये आपको 3 पॉइंट अभी बता दिए मैंने, चौथा सिर का बता दिया और 5वां सर्वाइकल का बता दिया। ध्यान रखना, लिख लेना, अगर कोई नहीं लिख पाओ तो लिख लेना, क्योंकि मैं फिर, है ना, जिन्होंने कंप्लीट नोट लिखे हो, जिन्होंने नहीं लिखे हो, आपको पता लग जाएगा परीक्षा में आपके प्रश्न उठेंगे तो आप प्रयास करो। आपको ये मत सोचो कि 10-12 लोग शिविर में है तो 10-12 लोग सुन रहे, नहीं। आप समझो आपके अकेले के लिए लगा रहे हैं ये शिविर, आप अकेले के लिए बोला जा रहा है, आप अकेले विद्यार्थी, आप ही को सीखना सारा, ठीक है। और ये समझो ये निःशुल्क ही शिविर है ना, ये जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये कान, ये आंख
और यहाँ बीच में थोड़ा नीचे लंग, ठीक है, फेफड़ा। ऐसे ही इधर से भी सेम। हार्ट की बात करते हैं थोड़ा सा, हार्ट की, सिर की मैंने बात की, और इधर अच्छा ये अपन एक मुद्रा लगाते हैं ना, उसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। कैसे लगाते हैं जी? सब लोग लगाना, एक बार मेरे को दिखाना, कैमरे के पास ले आना। कैसे लगाते हैं? सभी लगाओ। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी जो जो गलती कर रहे हैं ना, जो सही कर रहे हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं, जो गलती कर रहे हैं वो देख लो। असल में कुछ लोग क्या ऐसे लगा लेते हैं, मैंने देख रहा हूँ, अभी भी एक दो लोगों को देख रहा हूँ। ऐसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप 2 घंटे भी लगाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको क्या लगानी? ऐसे लगानी, ठीक है। और थोड़ा सा दबाना भी है, केवल यूं टच नहीं करना, प्रेशर दो इसको, है ना। क्योंकि ये ध्यान मुद्रा हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, बच्चों की ग्रास्पिंग को बढ़ाती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनको जल्दी समझ में आने लगती है अगर उनको करवाएंगे, भले 2-2 मिनट उनको करवाओ। ये 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की जा सकती है। इससे याददाश्त जो घट जाती है वो भी बढ़ जाती है। अभी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी रखा अभी भूल गए, अभी चाबी का छल्ला रखा अभी के अभी भूल गए, और घर वालों से झगड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता लग रहा है अरे ये तो मैंने ही रखा था। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन सब से निजात पा सकते हैं अगर आप इसको बना के रखें। तो आपको त्राटक भी कराएंगे इसी शिविर में। एक अगला, चलिए और देख लेते हैं। हार्ट की बात कर रहे थे अभी अपन, तो लेफ्ट वाला हैंड, और इस लेफ्ट हैंड में इन 2 अंगुलियों के ठीक नीचे तो क्या था? कान का था, है ना। अब यहाँ पर है हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट के लिए ऐसे पीछे से 4 अंगुलियों का सपोर्ट, और यहाँ पर ऐसे दबाएंगे, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 15 बार दबाना लेफ्ट हैंड में। ऐसे ही लेफ्ट वाले पैर में देखो, एक्यूप्रेशर और एक मुद्रा विज्ञान। मुद्रा क्या होती है? आपने जाना है क्या मुद्रा होती है? अभी ध्यान मुद्रा अपन ने लगाई। इस ध्यान मुद्रा से क्रोध का भी नाश होता है, क्रोध कम होता है। जो लोग सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं ना, इसको तो देख लूंगा सारी दुनिया ही ऐसी है, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, और हमेशा मेरे को ऐसी दोष ही देते रहते हैं, कोई मेरे को समझ ही नहीं रहा, ऐसे सोचते रहते हैं, सब पर गुस्सा करते रहते हैं। अब जो करते होंगे शायद उनको अंदर से हंसी भी आ रही होगी, ये तो मेरे लिए बोल रहे हैं। तो क्रोध का भी नाश होता है, क्रोध में भी कमी आती है अगर हम ध्यान मुद्रा रोज लगाते हैं। जिन लोगों को शरीर में किसी भी जगह पर दर्द है, वे लोग अपने इस वायु मुद्रा को लगाना। वायु, पहली वाली अंगुली वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। देखो ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, और ये जल। ध्यान से सुन लो फिर से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब अग्नि के आधार पर ही संसार चलता है, ठीक है। सूर्य में क्या है? अग्नि। पेट में भूख लगती है तो क्या जलती है? अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं। घर में चूल्हे में क्या जलती है? अग्नि, ठीक है। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो कहां पर हाथ रखता है? पापी पेट पर। पेट पापी होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। पापी तो अपन बना देते हैं पाप का खिला के, वास्तव में पाप का खाने की आवश्यकता ही नहीं है, सत्य के आधार पर खा सकते हैं। लेकिन अग्नि कहने का इतना मतलब है, कोई लोग जैन संप्रदाय के लोग भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अग्नि के यानी सूर्य की उपस्थिति में भोजन कर लेते हैं, क्योंकि ये नेचुरल रूल है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, आयुर्वेद का ऋषि कहता है, वो कहता है कि सुबह सूर्य उग जाए। आपको 4 प्रकार के स्वास्थ्य बताए थे ना, तो अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि शारीरिक होगा तभी तो आगे के 3 मिलेंगे ना, तो शारीरिक स्वास्थ्य यदि चाहिए तो आपको भोजन कब करना है? सुबह का और शाम का, बस 2 भोजन का। क्या क्या करना है, कितने बजे करना है? वो कहता है कि सूर्य उदय हो जाए अगले 2.5 घंटे तक सुबह का भोजन कर लो, ठीक है। कम खाने से कोई नहीं मरता, ध्यान रखना। ज्यादा खाने से या खराब खाने से मरता है। कम खाने से कोई नहीं मरता, कम बार खाने से कोई नहीं मरता, ज्यादा खाने से या खराब खाने से उससे मरता है। अति पोषण से मरता है। अल्प पोषण से लोगों की मृत्यु दर देखी नहीं गई है, 1% भी नहीं है। और ज्यादा खाने से, खराब खाने से 50 से ज्यादा प्रतिशत मृत्यु दर है। तो इसीलिए आप सोचो, नहीं खाने, उपवास भी रखे जाते हैं 15-15 दिन, ऐसी क्या बात है।
और शरीर में बहुत ज्यादा रोग आ गए हैं, तो 2 सूत्रों को ध्यान रखो। कौन से? एक रसाहार और एक फलाहार। कितने दिन? 2 हफ्ते। 14 दिन तक सारा भोजन छोड़ दो। क्या करना? रसाहार करो, रस का सेवन करो। और कौन से रोग वाले को कौन सा रस का सेवन करना चाहिए उस पर कल विचार करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सूत्र शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रसाहार 7 दिन, 2 हफ्ते तक, 14 दिन तक तो रसाहार। जब भी भूख लगे रस को पियो, फल का आ रहा है, सब्जी का आ रहा है, सूप बताऊंगा वो, केवल 14 दिन करना। पूरा शरीर ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा उसका, पूरे शरीर से सब ये जितनी एलर्जी हो रही है, ये सब एलर्जी गायब हो जाएगी। ये कमजोरी हो रही है, कमजोरी गायब हो जाएगी। रसाहार का, ठीक है। दूसरा, फिर 2 हफ्ते तक, फिर 14 दिन का फिर और कोर्स लो, उसमें फलाहार का। अब कौन कौन से फल कौन से रोगी को खाने चाहिए वो भी कल बताएंगे। तो कल फलाहार और रसाहार से संबंधित बातों पर थोड़ा ध्यान आपके बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये आपके शरीर में यदि आपको लगता है कि मैं तो फॉर्म में क्या लिखूं जी, मैं क्या क्या बताऊं, कितने सवाल पूछूं, मैं तो इतनी, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, बहुत समस्या हो गई, तो अन्न को सर्वथा बंद कर दो। कमजोरी नहीं आएगी, वजन 2-4 किलो घटेगा तो घटेगा, चिंता की क्या बात। लेकिन रसाहार करने से शरीर शुद्ध तो होगा ना। फिर आप फिर से वजन बढ़ा लेना, अपने आप गेहूं जाएगी, फिर बॉडी का बैलेंस, वेट जो है फिर मेंटेन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात। ठीक है। एक तो ये सामान्य सा सूत्र बताया। अभी अपन एक्यूप्रेशर में चल रहे थे, ये तो हार्ट का हो गया। और क्या था? हार्ट के पाचन तंत्र का कमजोर होना, ये बड़ा विषय है, इसको भी थोड़ा कल रखेंगे। वजन गिरना, ओज का घटना, इसको कल रखेंगे। कमजोरी और थायराइड, थायराइड की बात आती है तो थायराइड के बाद में परमात्मा ने स्वयं ने ही इतना बड़ा निशान लगा रखा है। एक्यूप्रेशर बता रहा हूं अभी फिलहाल। उज्जाई, सर्वांगासन, उष्ट्रासन और हलासन और ब्रह्म मुद्रा, और ये ब्रह्म मुद्रा, धीरे धीरे ऐसे लोग करना। उज्जाई करना, उज्जाई के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकारों को करना। सिंहासन को करना, जोरदार हंसना, और इसको दबाना, और धनिये का पानी पीना। ये होता है थायराइड का कंप्लीट पैकेज। 8 तो आसन हो जाएंगे, और गले पर पट्टी रख सकते हैं मिट्टी। तो ये दबाते रहना, खूब दबाते रहना, खूब दबाते रहना। ये पूरा थायराइड का पैकेज हो गया। खूब सारे लोगों को थायराइड क्योर हो गया उनका, केवल इन्हीं चीजों को करके। प्राणायाम करवाया उनसे खूब, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि क्रियाएं भी करवाई, उनको एनिमा दिया। एक पेट के बारे में जब कल बात करेंगे तो एनिमा की बात करेंगे। एनिमा कैसे होती है, कैसे देते हैं। और एक टमी, पेट बाहर, तो पेट जिनका बाहर है उनके लिए 5 आसन बताएंगे, उनको करना, 1.25 घंटे तक करना, जब तक पसीना नहीं निकलने लग जाए। घबराना मत, कुछ नहीं होगा, माना मरेंगे नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेना उसके बाद। लेकिन तभी ऐसा गायब हो जाएगा आपका महीने भर में ही ध्यान। एक ब्लड प्रेशर और एक डकार्यन, तो ब्लड प्रेशर का पूरा पैकेज अपन 1-2 दिनों में चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को है। कुछ लोगों ने चेक ही नहीं कराया, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको भी होता है। जब क्रोध आता है ना, तब पता लगता है, चिंता, भय, घबराहट होती है, तो पता लगता है कि कुछ है। वो तो चेक नहीं कराते तो पता नहीं लगता, मेरे को घबराहट हो रही है जी, लेट जाओ जी, लेट जाओ, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का पूरा ही पैकेज उस दिन 1-2 दिन में रखेंगे आपके सामने। तो क्योंकि एक दिन सीमित होता है ना, तो उसमें कुछ बातें, अब कुछ आसनों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आसन हमें प्रतिदिन करने चाहिए। कुछ आसनों को हमें रोज करना चाहिए। जो लोग मेरे साथ कर सकते हैं वे करिएगा, और जो नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने खाना भोजन वगैरह कर लिया है, या जो लोग बिल्कुल नए हैं, वे लोग तो नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग देख लेना। फिर अपन प्रैक्टिकल सेशन में जब कल मिलेंगे तो कल सबको आसन भी कराएंगे। आज तो पहली कक्षा थी, तो थोड़ा आपको थ्योरी पर ज्यादा रखा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कर सके तो जरूर कर। मेरा वीडियो किधर चला? देखो, सबसे पहले शारीरिक आरोग्य को अगर अच्छा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेट को और दिमाग को अच्छा रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, 16 प्रकार के सुख बताए गए, सुने सबने, सबको पता है। पहला सुख, कोई ये तो सभी बोल देंगे, सब पता होगा ना सबको। निरोगी काया। दूसरा सुख, नहीं पता, चलो मैं बोल देता हूँ। 16 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया,
दूजा सुख पास हो माया, माया। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख नवैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की शिक्षा, या फिर 14वां सुख योग्य गुरु से दीक्षा, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, ये 16 सुख होते साधक गण, जो पावे वही होते धन्य धन्य जन, पहला सुख निरोगी काया। तो ये होते 16 प्रकार के सुख। अब ये प्रयास करें इस धीरे बोल, हाँ जी, धीरे से बोल दो जरा, सारे लोग ही होंगे। एक बार और बोल, राजेश जी एक बार और बोल दो इन 16 सुखों को। रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भेज देंगे, चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद आपका। हाँ, ये कक्षा रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, आपको सबको भेज देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी लाइव कक्षा का आनंद लीजिए, नोट करिए। देखो, पहला जो आसन सबको करना चाहिए, अपने पेट को, अपनी आंतों को मजबूत बनाने के लिए, वो आसन नहीं है, सूक्ष्म क्रिया या स्थूल क्रिया कह सकते हैं उसको। श्वास को बाहर छोड़ करके दोनों हाथों को ऐसे रखना, और ज्यादा दूर मत रखना और ज्यादा पास भी मत रखना, थोड़ी सी दूरी पर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके थोड़ी को या नाक को इधर लगा, और थोड़ी दूर इसे वो पीरियड में भी कर सकते हैं। सभी लोग सभी स्थितियों में कर सकते हैं, ठीक है। एक 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रुकना, श्वास बाहर छोड़कर रुकना, और श्वास भरते हुए वापस आ जाना, 10 सेकंड हो जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करना, कोशिश करना इधर से कम उठे। कई लोग तो यूं पूरा ही उठ करके चले जाए, नहीं, ये करना है 10 बार, ठीक है। और दूसरी एक क्रिया बता दें, दोनों पैरों में रखना फासला, ठीक है, इतना फासला देखो, इतना फासला, और पास में सामने से भी इतना, ठीक है, और हाथ रखना पीछे। ये बैठे बैठे वाला मरकट आसन। मेरी आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। एक घुटने को दूसरे पैर तक लगाना, श्वास बाहर, और दूसरे वाले घुटने को जमीन से लगाना। देखो, ऐसे सामने से दिखा दे, और इस घुटने को लगा देना जमीन से, और गर्दन दूसरी तरफ, श्वास बाहर, पेट पर मन को टिका देना, और श्वास भरते हुए वापस आ जाना, 10 सेकंड रोकना, मन में गिनना। ऐसे ही दूसरी तरफ फिर से श्वास बाहर, और दूसरे इस पैर, घुटने को इस पैर पर, और उस घुटने को जमीन पर, श्वास बाहर, दूसरी तरफ देखो, पेट को खींचने दो, कमर को खींचने दो, थोड़ी देर रुको, और फिर वापस आ जाओ। ऐसे इस क्रिया को कई बार करना, 3 4 4 5 5 बार करना। इसी में इन दोनों पैरों को पास में लाना, और इधर से भी पास में और इधर से भी पास में। अब ये पूरी तरह से घूमे तो बहुत अच्छी बात है। यदि किन्हीं को समस्या आ रही है कि इतना पास में तो नहीं घूमा है, तो क्या करना, थोड़ा सा दूर ले, और फिर इधर लगाना, और गर्दन दूसरी तरफ, श्वास, और पेट पर मन को टिकाना। किसी का फोन ज्यादा बार बार आ रहा है।
आचार्य जी जल्दी ही हमारे बीच होंगे और हम सभी बहुत ही तन्मय होकर बड़े अच्छे से यह कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, पहला सुख निरोगी काया, और आप उसे बहुत अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं उससे। कल से यह जो कार्यक्रम शुरू हो से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, यानी उस समय खाली पेट रहें ताकि साथ में आसन कर सकें। इसी के साथ इस तरह के कपड़े ही पहने ताकि आप योगासन, व्यायाम आराम से कर सकें। नोटबुक पेन तो आपने साथ रखा ही होगा। 3 क्रियाएं अभी अपन ने की। मेरी आवाज आ रही है जी पूरी? आ रही है आचार्य जी। चौथी क्रिया में अपन चलते हैं। जिनको कमर में दर्द ना हो वे लोग इस क्रिया को अवश्य करना। कौन सा? वापस ले, श्वास भरते हुए एक लिया और श्वास छोड़ते हुए वापस। जिन लोगों का लोअर पार्ट हैवी होता जा रहा है, कई कारणों से होता है, पुरुषों का भी होता है सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे या तनाव के कारण से, या फिर महिलाओं का भी होता है, चाहे वो मेनोपॉज हो चाहे वो डिलीवरी के बाद हो, बहुत कारणों से भी होता है और उनका भी ऑफिस में बैठे बैठे होता है। फिर इसी को अकेला ही अकेला गोल गोल पूरा घुमाना। और कईयों का रोगों के कारण से होता है, कईयों का दवाइयों के कारण से होता है, बहुत कारण होते हैं। ऐसे चलाना लगातार 50-50 बार चलाना, देखना आपको हफ्ते भर में रिजल्ट मिलेगा बढ़िया। पेट पर भी मिलेगा, हिप जॉइंट पर भी मिलेगा और थाइस पर भी मिलेगा, घुटनों में जिसके कट कट की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है, उसके भी मिलेगा, पिंडलियों की समस्या, पेट की, इससे भी हाथों को शक्ति मिलती है। 50 बार चलाना, 5-7 बार में 10 बार में कुछ नहीं होगा, ये सुन लो। 50 बार से पहले रुकना नहीं। ये आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल जब कराएंगे उस दिन देखना। अभी जब कर सकते हैं वो 10-10 5-5 बार तो मेरे साथ करेंगे। और फिर इनको दोनों को एक साथ चलाना, इसमें लगती है शक्ति। श्वास भरते श्वास छोड़ते, हथेलियां कमर के पास से जमीन पर सटा लें, पूरा ऐसे अंदर और पूरा ही आगे तक लाना। इसमें ये नहीं कि हल्का हल्का यूं चला रहे हैं, हम तो कर देते हैं। और ये 5-7 बार से नहीं होगा, ये 100 बार करेंगे ना तो परिवर्तन दिखेगा। ये तो 5-7 बार से तो कुछ भी मतलब नहीं है, इतना इससे ज्यादा तो अपन चल ही लेते हैं, है ना। इसीलिए 5-7 बार में नहीं होगा, पूरा करो, पूरा पीछे, हर बार पेट में, हर बार जंघों में, सब में खिंचाव, थकान सब होना चाहिए। फिर भले आप 10 मिनट का शवासन कर लो, लेकिन इसको पूरा श्वास भरते छोड़, फिर आरामदायक। ये कुछ क्रियाओं को अपने को डेली ही करना है। किसी भी रोग वाले व्यक्ति हो, ये सभी लोग कर सकते हैं, हर स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी का जो सत्र है वो मेरे हिसाब से 1 घंटे में काफी सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी बताई। इन थोड़ी थोड़ी चीजों को आशा है आपने नोट भी किया होगा। अब यदि किन्हीं के कोई प्रश्न है तो आप बारी बारी से कर सकते हैं। मैं पहले एक बार हाजिरी को देख लेता हूँ, हाजिरी में कौन कौन लोग आए हैं। ये हुंदी वाधवानी जी आए हुए हैं, अनम्यूट कहाँ जी, देख लिया, ठीक है। चित्रा जी अनम्यूट करके ओम बोल देना अगर कोई हो तो। श्रुति जी, श्रुति विजय जी सेतिया। राजेश रानी जी नहीं है अभी। ओम नमस्ते जी। ओम। मुरलीधर जी नहीं है। सविता कुमारी जी, ओम। सुमेधा खुराना जी, सुमेधा जी, ओम जी ओम। नमस्ते जी। लतेश वाधवा जी, ओम आचार्य जी। ओम जी ओम जी। देवर्षि व्यास जी नहीं है। ऋषि कुमार जी शर्मा, रवि कृष्ण बहादुर, रवि कृष्ण जी कोई हो, विजय बहादुर जी, चंचल जी, कशिश जी, चलिए इतने सारे लोग तो दिख रहे हैं, फिर आवाजें इतनी क्यों नहीं आ रही। अच्छा स्नेहा जी, स्नेहा जी, हाँ हाँ। मनीषा ग्रोवर जी, आचार्य जी नमस्ते।
ओम। अच्छा, सबका नाम आ गया कि कोई रह गया? ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा, भारती जी। और अच्छा, कईयों के मैंने नाम ही नहीं लिखे। हाँ, आपने फॉर्म नहीं भरा होगा। जी गुरु जी। आपने, स्नेहा जी, आपने भी फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म भर दो थोड़ा सा ना, उस लिंक पर फॉर्म भर देना, ठीक है, ताकि आपका सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे हम, है ना। आचार्य जी, सर्दी ज्यादा जिसको लगती है उसके लिए भी बताइएगा कल। बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। चलो अभी बता देता हूँ ना, आपके प्रश्न बोलते जाओ, मैं बताता जा रहा हूँ जितनी जितनी चीजें मुझे मैं। भी बहुत ज्यादा लगती है। देखो, एक सर्दी ज्यादा लगने का एक बढ़िया सा उपाय बता रहा हूँ। एक होता है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड बाजार में आयुर्वेद की दुकानों पर मिल जाता है। 10-15 दिन गर्म दूध में उसका आधा चम्मच पी लेना। क्या आचार्य जी, हरिद्राखंड? हाँ, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, और उसमें कुछ चीजें मिला करके वो बनाते हैं, तो हरिद्राखंड होता है। आचार्य जी, डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं हरिद्राखंड। ये ठीक है। कहाँ मिलेगा? आयुर्वेद स्टोर्स पर मिल जाएगा, नहीं तो पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाएगा। कितने दिन तक लें? 10 दिन 15 दिन बस। आचार्य जी, एक्वागार्ड का जो पानी पीते हैं वो लगता है हॉलो हॉलो है, उसमें सारे मिनरल्स खत्म हो गए हैं। तो ऐसे लगता है पेट में अफारा हो रहा है उसको पीने से, तो कैसे पानी को ठीक करें पीने के लिए? कौन सा पानी पीते हैं तो? एक्वागार्ड का। एक्वागार्ड का नहीं पीना चाहिए। आप थोड़े दिन पानी सामान्य रूप से उसको बॉयल करें, उसमें फिटकरी और तुलसी डालना। अच्छा जी। हाँ, फिटकरी उबालने के बाद डालनी है या उबलते हुए में डालनी है? नहीं, पहले उबाल लेना, उसके बाद फिटकरी डालना, और फिटकरी के बाद घंटा भर उसकी मैल को निकलने देवे, नीचे उतर जाएगी सारी मिट्टी। हाँ हाँ, जी। जितने से भी रह गई होगी वो सारी फिटकरी से निकल जाएगी, है ना। और तुलसी भी बाद में डालनी है? 1 घंटे, हाँ, 1 घंटे के बाद आप देखना, फिर उसको छान लेना। ठीक है, उसके बाद आप तुलसी ड्रॉप्स, बाजार में आजकल बने बनाए भी मिल जाते हैं, अर्क मिल जाते हैं। हाँ तो जी। तुलसी ड्रॉप्स को भी डाल सकते हैं 1-2 बूंद, और नहीं तो फिर तुलसी को थोड़ा सा मैश करके, हाँ, हाँ और जी। उसको आप उसमें डालें। तो ये फिटकरी के बाद डालनी है, ये शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से पानी। अब इसको आप आराम से पिए, सुगंधित भी होगा, आरोग्यवर्धक भी होगा, और बहुत सारी चीजें ये पैदा करेगा अपने शरीर में। कैंसर की एक संभावना को ये भी खत्म करता है तुलसी का पानी। आचार्य जी, कितनी फिटकरी डालेंगे? फिटकरी डालनी है आपके, एक छोटी सी डली आती है, इसी से आपका 3 से 5 लीटर पानी आराम से शुद्ध हो जाता है। ये दूसरे दिन भी काम आएगी, तीसरे दिन भी आएगी, कई दिन आएगी। नहीं तो आप फिटकरी को चूर्ण बना करके रख लीजिए। वो हाँ जी। थोड़ी सी आधा चम्मच डालना, और 10 लीटर पानी अच्छा शुद्ध हो जाता है उससे, आधा चम्मच चूर्ण से। जैसे आचार्य हमने एक दिन फिटकरी से पानी ठीक किया, तो वही पानी अगर बच जाता है, तो दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये खराब नहीं होता, 12-15 दिन तक खराब नहीं होता। अच्छा जी। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। अगर पानी को रख भी लोगे ना, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे तुलसी और फिटकरी के पानी में, बाकी पानी में तो पड़ भी जाते हैं। जैसे हम आचार्य जी, पानी बॉईल करते अगर हैं, एक सेकंड, जैसे हम पानी बॉईल हरिद्राखंड, करते हैं, एक सेकंड, जैसे हम पानी बॉईल करते हैं तभी हम तुलसी के पत्ते डाल के बॉईल कर सकते हैं, थोड़ा गुनगुना जब करते हैं। नहीं नहीं, तुलसी में ऑलरेडी पारा होता है। अपने को बॉयल के समय कुछ नहीं डाल, ठंडा होने के बाद ही फिटकरी, ठंडा होने के बाद ही तुलसी, ये ध्यान रखना। पारे को पहले गर्म नहीं करते हैं, ध्यान रखना कोई भी चीज। जब हम चाय में डालते हैं तो? चाय में तो तभी तो चाय नुकसानकारक होती है ना। थोड़ा सा तुलसी के कारण से वो जुकाम को ठीक कर देती, चलो, लेकिन बाकी तो एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पेट को तो खराब ही कर देती है ना। तुलसी चाय में डालने से बचना चाहिए, काढ़े में डालो तब तो ठीक है, क्योंकि उसको तो गर्मी चाहिए, क्योंकि और वो अपन पीते हैं किसके लिए? जुकाम के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए, तब तो गर्मी चाहिए चाहिए, वो पानी की गर्मी अपने वो इलाज के लिए काम आएगी। लेकिन रोज अगर पानी में डालेंगे तो अपना मरकरी, अपने शरीर का मरकरी बढ़ जाएगा, फिर क्या करोगे? तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करें? तो पानी में रोज तुलसी डाल सकते हैं? पानी में रोज डालो, आप चबा चबा के 5 पत्ते तक प्रतिदिन खा भी सकते हो, है ना। ये बहुत सारे लोग चबाने से मना करते, तो चबाने से कोई नुकसान नहीं होता, आप कर सकते हो, ठीक है। अब बोलिए मनीषा जी, बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, जैसे पेट ना थोड़ा लूज हो जाता है अगर गर्म चीज ज्यादा लेती हूँ तो हरिद्राखंड अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो ले सकती हूँ? मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, लगभग 25 सालों से नहीं है बहुत गॉल ब्लैडर। जरूरी नहीं है, हफ्ते भर के लिए हरिद्राखंड चौथाई चौथाई चम्मच एक एक छोटे से कप में दूध में लेकर के कर सकते हैं।
अंजीर का पूरा पाक बन जाता है दूध में कई घंटे तक, मतलब कई घंटे से मतलब आधे घंटे तक उबालें, जब तक दूध आधा ना हो जाए तब तक 4-5 अंजीरों को डालना। कब्ज का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, खून बढ़ जाएगा, एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और भी कई सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर्दी तो बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है, पसीने और आ जाएंगे सर्दी में भी। अच्छा आचार्य जी, अंजीर तो सब कहते हैं कि भिगो के खानी चाहिए, तब बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होती है, उसके फ़ायदे भी, और उसका पानी भी पी लेना चाहिए, और किशमिश का भी। अंजीर को देखो 5 या 6 तरीके होते हैं सेवन करने के। अब अपन किस दृष्टि से कर रहे हैं वो अपने को पता होना चाहिए ताकि उसकी पोटेंसी बढ़ जाए। अपन क्या मनुष्य है ना, तो मनुष्य का मतलब होता है मननाहत मनुष्य, सीवियति मनस, मतलब कहते हैं कि विचार पूर्वक जो व्यक्ति काम करता है ना वो मनुष्य कहलाता है। तो थोड़ी सी चीज से बहुत सारा लाभ उठा लेने वो बुद्धिमान मनुष्य होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके लगाऊं तो कम, निकाल बहुत ज्यादा लूं, है ना। तो इसी प्रकार से अंजीर हो चाहे सूखे मेवे हो, ये सारों को सेवन करने के तरीके होते हैं। अब मूंगफली में बादाम से भी ज्यादा बड़ी ताकत होती है, बशर्ते मूंगफली में नमक न डाला जाए, बशर्ते मूंगफली को सेका न जाए, बशर्ते मूंगफली को रात को 10 मूंगफली 5 मूंगफली भिगो के खाई जाए। अभी इसमें एक एक हमारे और भी हैं जिनको वजन बढ़ाना है, तो मैं वजन बढ़ाने के इनको 2 नुस्खे बता रहा हूँ, आप भी सुन लेना। ड्राई फ्रूट को खाने के भी तरीके वही होते हैं। मूंगफली को 10 मूंगफली को रात को आप भिगो देना, सुबह उसको छान करके पानी को छान करके पी लेना और उस मूंगफली को चबा चबा के खा लेना। मूंगफली होनी चाहिए लाल, सिकी भी नहीं होनी चाहिए, रोस्टेड नहीं होनी चाहिए, सींग दाना नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। कच्ची। हाँ, कच्ची मूंगफली बाजार में मिल जाती है, लेकिन कच्ची भी सफेद या हल्की वो दिखने वाली नहीं, लाल होती है, मिल जाती है बाजार में। वो ले लेना और उसके पानी को पीना, 3-4-6 महीने लगेंगे, वजन भी बढ़ जाएगा अच्छा खासा। और ऐसे ही किशमिश को भी 15-20 किशमिशों को भिगो करके रख करके उसी का पानी सुबह पिए। आधे आधे घंटे के गैप से करेंगे तो दोनों चीजें कर पाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि 10 मूंगफली मेरे को सूट नहीं कर रही तो 5 मूंगफली पिगो, कोई बात, लेकिन ऐसा करने से वजन जिनका किसी भी चीज से नहीं बढ़ रहा और जबरदस्ती घटे जा रहा है तो बिना किसी साइड इफेक्ट से मूंगफली और किशमिश से बढ़ सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वजन बढ़ाने की कई चीजें लोगों को देते हैं ना, कोई किसी को सूट नहीं करती, कोई किसी को सूट नहीं करती, या घटाने की किसी को कोई चीज, ये चीज ऐसी है कि सबको सूट करे। आचार्य जी, लाल मूंगफली होनी चाहिए, है जी, लाल मूंगफली होनी चाहिए। लाल मूंगफली मतलब सब ऐसे नहीं कि कच्ची कच्ची खोलते तो वो सफेद सफेद निकलती है ना, हाँ वो जी। ऐसे निकलती है, थोड़े दिन में लाल हो जाती है वो रखने से, है ना। अच्छा। किशमिश को भिगो कर ही खाना है। हाँ, किशमिश भी भिगो कर खाएं। दूसरा, जो लोग आपने तो मुझे बिना भिगोए बताया था, ड्राई खाने के लिए बताया था। जिनको वजन बढ़ाना है ना, किशमिश, एक ग्रीन किशमिश बाजार में मिल जाती है, आप सर्च करेंगे ना मिल जाएगी। तो ग्रीन किशमिश को मंगाए, उनके वजन बढ़ाने के लिए तो ग्रीन किशमिश बड़ी अच्छी उपयोगी होती है। आचार्य जी, मूंगफली तो सफेद होती है ना, कच्चे वाली? हाँ, नहीं, रेडिश आती है लाल। सफेद होती है, लेकिन आप जनरल स्टोर पर जब खरीदने जाएंगे तो आपको लाल भी मिल जाएंगी, थोड़े दिन रखी भी होती है, लेकिन वो सिकी हुई नहीं होती है। आप सिकी हुई लाएंगे तो फिर भिगोने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मूंगफली जी। एक दिन में अगर आप सिकी हुई भी कोई व्यक्ति खा रहे हैं, वो वजन बढ़ाने का तो खैर नहीं काम करेगी, लेकिन मान लीजिए सिकी हुई भी आप खा रहे हैं तो 25 ग्राम से अधिक नहीं खाना। एक्सेस ऑफ प्रोटीन, एक्सेस ऑफ उससे आने वाली जो चीजें उनका एक्सेस हो जाएगा, उसको पचाने के एंजाइम से नहीं होंगे, तो फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। तो मूंगफली अच्छी होने के बाद भी आपको नुकसान कर जाएगी। आचार्य इसीलिए जी, टंकन क्या होता है? आपने अभी टंकन बताया था ना? कंकड़ मतलब सुहागा, जो डैंड्रफ को भी भगाता है, जो ठंड को भी भगाता है, जो कीड़ों को भी भगाता है और मनुष्य के दिमाग के कीड़ों को भी भगाता है। तो आचार्य जी, 1-2 ग्राम इसको कैसे इस्तेमाल करना? आधे से 1 ग्राम, अधिकतम 2 ग्राम इसको रख लो मुंह पर और हल्का सा 1 घूंट पानी पी लो। और अच्छा जी, ठीक है। लेकिन मैं ड्राई खाती हूँ किशमिश को बिना भिगाए। 5 दिन प्रयोग से ही सर्दी अच्छी खासी कम हो जाती है। ठीक है, मैं तो ड्राई खाती हूँ बिना भिगाए, चलेगा? हाँ ठीक है। अब आचार्य जी, कल डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं टंकन? सरिता जी, सरिता जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए लतेश जी, बोलिए। आचार्य जी, जो टंकन है वो डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं? कंकड़ कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इसमें किसी भी रोग का कोई शर्त नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, ठीक है। आचार्य जी, ये जो मूंगफली बताई इसका छिलका लाल होना चाहिए, अंदर से लाल होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं राजेश जी, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये जो मूंगफली बताई
बताई आपने, इसका छिलका लाल होगा या अंदर से भी लाल होगी? इनका छिलका लाल होगा। हाँ हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ। और कौन है जी? किसी का और कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। आचार्य जी, जिसका वजन पहले से ही बढ़ रहा हो तो उसके लिए तो हानिकारक होगी ना मूंगफली? देखो, उनके लिए मूंगफली तो हानिकारक जरूर होती है, लेकिन समस्या उसमें ये क्या आती है, अपन दो प्रकार से ड्राई फ्रूट काम करते हैं। एक काम करते हैं खाली पेट और एक काम करते हैं भरे पेट। जो व्यक्ति खाली पेट खाएगा उसका ना तो वजन बढ़ेगा, लेकिन पोषक तत्व पूरे चले जाएंगे। लेकिन भोजन के बाद अगर अपन उसको लेते हैं ना, तो अपने वजन भी बढ़ाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, ताकत बढ़ाएगा, और अपना वजन बढ़ाएगा नहीं, मतलब खाली पेट वालों का नहीं बढ़ाएगा। उनको पुष्टि तो मिल जाएगी, पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग खाली पेट खा सकते हैं। और खाली पेट यदि खाएंगे तो मूंगफली नहीं खाना, उनको फिर क्या खाना, उनको किशमिश खाना, उनको मुनक्का खाना, उन लोगों को बादाम खाना। तो खाली पेट तक खा सकते हैं ये सब चीजें। अच्छा जी, मैं सारे ड्राई फ्रूट इकट्ठे भिगो देती हूँ, वो ठीक है या नहीं? ठीक नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सारे में आप अखरोट भी जरूर लेते होंगे। हाँ जी। हाँ, तो सारे बहुत सारे नहीं लेना, क्योंकि फिर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जाएगा ना, तो फिर जोड़ों में दर्द होने लगेगा, कई कई बार होने भी लगता है, कई बार मांसपेशियों की सूजन हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा बचना, कौन सी चीज कितनी कितनी खानी है वो अपने को पता होना चाहिए। सर्दियों में भी 3 बादाम से ज्यादा नहीं लेना। और पिस्ते अगर ले रहे हैं तो पिस्तों 5, 6, 7, 8, 10 पिस्तों तक लेवे, चबा चबा के खाएं, और इतना चबाएं कि मुंह में ही पूरा रस बन जाए, वो लिक्विड बन जाए, इतना चबा, ठीक है। आचार्य जी, पिस्ते को भी भिगो के खाना है? नहीं, पिस्ते अगर भिगोए हुए होंगे तो फिर वो आपको बिना नमक वाले भिगोने हैं। नमक वाले आजकल आप लाते हो, आप क्या करते हो, यूं यूं खोलते हो और खा जाते हो, बड़ा टेस्टी लगता है। वो कोशिश करो बिना नमक वाले लाने की। बिना नमक वाला पिस्ता पूरा फायदा करता है, ये तो रोस्टेड है, नमकीन की तरह से काम करता है ना। इसमें पूरा फायदा नहीं मिलता, 40% ही फायदा है, 60% तो गायब ही हो गया। और बिना नमक वाला भिगो सकते हैं? बिना नमक वाला भिगो सकते हैं, लेकिन भिगोने की पिस्ते को आवश्यकता नहीं होती, पहले ही ठंडी प्रकृति का होता है, उसको अच्छा। गर्म प्रकृति का तो होता नहीं है। तो अच्छा जी। उसका सत्व वैसे ही मिल जाता है, इसमें नमक नहीं लगा हुआ है ना, तो आसानी से मिल जाता है, तुरंत डाइजेस्ट होता है। और तुरंत आपकी अगर स्किन को ग्लो करना चाहते हो ना आप, तो हाँ पिस्ते जी। रोज पिस्ते किस समय खाना चाहिए पिस्ता? सुबह खाओ, नाश्ते के बाद 15 मिनट बाद खाओ, सुबह खाली पेट खाओ, शाम के भोजन के बाद खाओ, दोपहर के भोजन के बाद खाओ, कभी खा लो, ठीक लेकिन है। रात 8 बजे से पहले खा लो। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, सफेद तिल भी कैसे हम खा सकते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए? सफेद तिल मैं बताऊंगा, वो चीजें बताएंगे ना, फिर बताऊंगा आपके प्रश्न। जिन जिन के भी प्रश्न है वो लिख के रखना, आपसे आपके इन 6 दिनों में प्रश्न देंगे। और किसी का प्रश्न हो जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा हो, वे लोग पूछ सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा, उनके मन में कोई हो तो संकोच मत करो, पूछ लो, आप लोगों के लिए शिविर है। बस हो गए संतुष्ट? आगे चलें? आचार्य जी, हाँ जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। जी। आचार्य जी, जैसे नाखूनों में नेल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एक नाखून में था, फिर वो पानी से ज़्यादा काम करने के वजह से लॉकडाउन में सभी नाखूनों में हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है, ये जो फंगल इन्फेक्शन नाखूनों का हो चाहे हड्डियों का हो, कई सारे फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनके कोई औषधि तो नहीं होती, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से होते हैं ये। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना चाहिए अपने को। अपन अगर पूरे तरह के सारे तरह के अनाज नहीं खाते हैं तो हमें खाने चाहिए, और यदि हम अंकुरित आहार नहीं लेते हैं तो हमें लेने चाहिए। कई चीजें विटामिन D3, B12 आदि आदि, कोई आयरन की कमी से, कोई प्रोटीन की, और कोई कैल्शियम की, कई कारणों से होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उन कमियों को पकड़ नहीं पाते। लेकिन अपने को एक दो ही चीजें समझ लो कि आहार अपने को कच्चा लेना चाहिए, उबला हुआ और सिका हुआ। तले हुओं को बंद करो। जो भी लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों से परेशान है, दिखने में तो छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कईयों के नाखून उखड़ने के बाद या कटने के बाद वापस उगते ही नहीं है, कईयों के बाल नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, कईयों का ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी हो गई वो। तो उन सब लोगों को क्या करना, अंकुरित आहार को लेना। ये तो सभी रोग वाले ले सकते हैं, डायबिटीज वाले, ब्लड प्रेशर वाले, पेट जिनका साफ नहीं रहता वे भी ले सकते हैं, जिनको फाइबर फूड नहीं मिल पाता वो भी ले सकते हैं। लेकिन 50 साल के जो लोग ऊपर है ना,
वो अपनी आधी मुट्ठी में जितने अंकुरित आ सके उतने लेना। जो 50 साल से कम है वो पूरी मुट्ठी तक ले सकते हैं अगर उनको पच जाते हैं तो। अंकुरित अन्न को कभी भी हमें बॉईल करके नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई सा भी मसाला डाल के नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो अंकुरित अन्न भी आपके लिए फायदा नहीं करने वाला। अंकुरित अन्न में मूंग सभी व्यक्ति खा सकते हैं, सभी लोग। मूंग को, मोठ को कुछ लोग खा सकते हैं, चने को और कुछ लोग खा सकते हैं, लेकिन मूंग तो सबके लिए निरापद है, कोई भी बीमारी में मना नहीं होते मूंग। तो अंकुरित मूंग करो और उसको खाओ। आपके बालों की, आपके नाखूनों की, आपकी जोड़ों में कटकट आने की, और विटामिन B12 बार बार। गर्मियों में भी कईयों को सर्दी लगती है, मैंने देखा। गर्मी में भी बेचारे चादर ओढ़ करके सोते हैं और विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। मूंग खाओ, मूंग B12 की कमी पूरी हो जाएगी। और हमेशा खाओ, जिंदगी भर खाओ। ये कोई दवाई थोड़ी है, तो पूरा टॉनिक है, आपको बहुत सारे कैप्सूलों से, बहुत सारे विटामिन की कमियों से बचा के रखेगा। आचार्य जी, जैसे हमने एक दिन अंकुरित कर लिए मूंग, तो क्या उसको फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 दिन इस्तेमाल के लिए? नहीं रख सकते हैं। जब अंकुरित हो जाए तो फिर उनका पोषण जो है ना वो प्रारंभ हो जाता है मिलना। तो अब पोषण मिलना प्रारंभ हो जाता है, उसको खा के खर्च कर देने चाहिए। वो फिर ज्यादा देर रखने नहीं चाहिए। आपको लगता तो है भी फ्रिज में रखने से फ्रेश है, लेकिन और बदबू नहीं हो रही, बहुत सारे चीजें लगती हैं, लेकिन पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं उसके, लगभग प्राय समाप्त प्राय हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं बचते हैं। फिर अंकुरित खाने का मतलब ही क्या है? जी, बिल्कुल ठीक है। आचार्य धन्यवाद। जी, कच्चे खाने से पेट दर्द हो जाती है। अंकुरित मूंग खाने से पेट दर्द हो जाती है। एक मिनट बताता हूँ। सुमेधा जी, आपको सॉल्यूशन हो गया? हाँ जी, आचार्य जी, एक बार किसी आयुर्वेद आचार्य से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वात का वजह से या ब्लड सर्कुलेशन में भी वो प्रॉपर नहीं हो तो उस वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है कि एजेस पे पूरा ब्लड नहीं ठीक से सर्कुलेट हो रहा। तो वात के लिए उन्होंने कुछ दवा भी दी थी, मुझे नाम तो नहीं उसका पता, मगर उससे पूरा ठीक नहीं हुआ। तो आप ये जो कह रहे हैं ये चीज़ें भी थोड़ा और ऐड करके देख लूँगी। हाँ, वो करिए, थोड़ा लंबा समय करेंगे ना, क्योंकि क्या हाँ होगा, जी। ये खून की धारा बढ़ाता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है अंकुरित, है ना। और हाँ दूसरा जी। के प्रभाव को भी कम करता है। जिनको नहीं पच रहा, केवल उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको पेट में दर्द हो जाता है अंकुरित खाकर, यहाँ वो उनको ही होता है। मैं बताऊँ, एक तो कच्चा है, दूसरा आप चबा के नहीं खाते हो, इधर सोचते हो उधर सोचते हो, ये बात दिमाग में है, इससे बात कर रहे हो, और वो साबुत साबुत चला जाता है। अब यहाँ तो साबुत पका हुआ ही नहीं पच रहा, तो कच्चा क्या पचाओगे, पेट में दर्द तो होगा। तो इसीलिए अपने को ये, मनीषा जी आपके लिए भी कह रहा हूँ, स्मिता जी आपके लिए भी, और भी जो लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं उन सबको कह रहा हूँ कि आपके साथ अगर कोई, किसी के साथ समस्या हो, जी मैंने तो पहले अंकुरित शुरू करे थे, वो तो पचे ही नहीं, इसीलिए पेट खराब हो जाता है, जी अब तो हम नहीं शुरू करेंगे, ये तो आचार्य जी बोल रहे हैं। तरीका बताता हूँ उन लोगों के लिए जिनका पाचन कमजोर है। पहले तो नौकासन का रोज अभ्यास किया करो। नौकासन हमारी जठराग्नि को तेज करता है, और एक अग्निसार का अभ्यास किया करो। अग्निसार और नौकासन, तो नौकासन और अग्निसार बता देता हूँ। आप एक मुट्ठी भी खा लोगे ना तो पच जाए। 10-10, 15-15 बार कर लिया। श्वास पूरा बाहर और नाव की तरह से आकृति बनाए। ये देखो, अब दिखेगा आपको वीडियो में। ऐसे उठा, पैरों को भी उठाओ और हाथों को भी उठाओ, गर्दन को भी, कंधों को भी, और रोक कर रखा करो। ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको ज्यादा बार कर लो, नहीं होता इस भुजंगासन के व्यायाम को कर लो। ऐसे कर लो। और ये भी नहीं होता तो पेट को तो चला ही सकते हो। पेट कैसे चलेगा? श्वास को बाहर छोड़ करके और पूरी तरह से अंदर खींच लेना, उड्डयन बंद लगा करके। उड्डयन बंद का मतलब, पेट जब अंदर खींचता है तो अंदर चिपक जाता है, तो उसको कहते हैं उड्डयन बंद। और ये जब चलता है उसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। देखो, श्वास बाहर और पेट अंदर। अब श्वास बाहर ही रुका रहेगा, है ना, पेट अंदर और बाहर होता रहेगा। ऐसे कई बार कर, जिससे क्या होगा, हमारी जठराग्नि यानी जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो आपको चाहे अंकुरित हो चाहे कुछ भी चीज हो, सब पच जाएगी। लेकिन रोज करना 15-20 बार, 1-2 बार में शांत मत हो जाना, 15-20 बार करना।
और एक और तरीका बताऊं, फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे तो अंकुरित बहुत हैवी हो रहे, तो आपको आधी मुट्ठी लेनी है और उसको चबा चबा खाना। और आपको कैसे करना है, थोड़ा सा गुनगुने पानी कर लेना पहले और उसके अंदर धो करके निकाल, इसको रख के गर्म नहीं करना, गुनगुना पानी या गर्म पानी कर लो और गर्म पानी में थोड़ा सा रखना और 2-3 मिनट बाद निकाल लेना, फिर ये थोड़े से सुपाच्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और कौन है? जो आपने आसन बताए वो सारे हम उसमें मतलब प्रॉब्लम में कर सकते हैं? सभी प्रॉब्लम में कर सकते हैं ये वाले आसन, है ना। अच्छा, क्योंकि कपाल भारती हम नहीं करते ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, ये कर सकते हैं, ये अग्निसार को छोड़ करके मासिक धर्म में अग्निसार को नहीं किया जाता, बाकी सारे कर सकते हैं। और बस ठीक है, तो हम अब डॉक्टर भूपेंद्र जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आज के शिविर का जैसे प्रारंभ आपने किया था, इस प्रकार से 3 मिनट में आप आज के उपसंहार को आप समेटते हुए आज के शिविर में इसको शांति पाठ की ओर ले जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही एकाग्र होकर, बहुत ही सिंसियरली आचार्य जी का जो वर्षों का ज्ञान है, अनुभव है, और आपकी जो अब तक की जो तप है, उसका आपने पूरा लाभ उठाया है। कल भी आप अपने नोटबुक पेन के साथ, अपने अनुकूल वस्त्रों के साथ, खाना कुछ 2-3 घंटे पहले खाकर, थोड़ा हल्का खाना खाकर आप अपने एक अच्छे स्थान पर, और यह जो लिंक है, यह जो कार्यक्रम है शिविर का, उसके लिए कल भी हम, यदि कोई जुड़ना चाहे, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अनुमति दें, यदि कल भी कोई जुड़ना चाहे तो उन्हें भी आप हमारा जो यह मैसेज है, संदेश है, ताकि जैसा कि आवाज बंद हो गई है ना डॉक्टर साहब की? हाँ, अभी उनके कोई फोन आ गया होगा। चलिए, हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बंद हो गई। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखो, और भी यदि आपको लग रहा है कि आज का शिविर का हमारा पहला दिन हुआ, सफल सफल लग रहा है आपको, शिविर का पहला दिन आपका समय खराब नहीं हुआ? नहीं आचार्य जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी डॉक्टर साहब, बहुत निश्चित रूप लाभदायक से जानकारी मिली हमको। हाँ, जो प्रतिभागियों की मैंने देखी यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, और उससे की बहुत ही रुचि से, और यह बिल्कुल बहुत सार्थक प्रयास है। और देयर इज पावर ऑफ वन, है ना। संख्या आपकी जितनी है, बहुत अच्छे आप संख्या में है। जो आप लोग जिस स्तर से इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। और आचार्य जी भी कभी संख्या पर नहीं जाते। आचार्य जी देखते हैं कि कितनी क्वालिटी के हमारे साथ व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं। और आप सभी का बहुत अभिनंदन कि आप सभी ने बड़े मनोयोग से इस शिविर में ज्वाइन किया है, और निरंतर इसे रखना है, क्योंकि निरंतरता और नियमितता ही हमें सफलता की ओर ले चलती है। तो हम समय पर नियमित रूप से इस शिविर का अधिक से अधिक स्वयं लाभ उठाएंगे, अन्य को भी प्रेरित करेंगे। जो संदेश जिससे आप लोग जुड़े हैं इस माध्यम से, वह संदेश आप अपने अन्य व्यक्तिगत और फोन से, व्यक्तिगत संपर्क से, ग्रुप्स में अधिक से अधिक आप प्रेषित कीजिए। कल भी हम कुछ और प्रतिभागियों को इससे लाभान्वित। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त हैं आचार्य जी, उन्होंने हमारे लिए एक क्लास छोड़ी है। वह क्लास जो नियमित है, वह छोड़कर हमारे लिए यह शिविर आयोजित किया है। इसका हम अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इसके लिए आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, अभिनंदन। आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ आज के इस सत्र का समापन करते हैं। देखिए, हिंदी पाठ से पहले नमस्कार। आपको गायत्री मंत्र के जो अर्थ होता है ना, पहला भू, दूसरा भुव, तीसरा स्व, इन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो एक भजन में 2-3 पंक्तियों में बोल देता हूँ। फिर आपके सामने कभी पूरा भजन इस शिविर में पूरा रखेंगे। अभी 2-3 पंक्तियों में बोल देता हूँ ना। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें,
ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें, भू प्राणों से प्यारा, भुव दुख का विनाशक है, स्व सुख का दायक है, सुख देकर दुख हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमेश्वर ही सवितुर्त्पादक है, तत्वः परमेश्वर ही सवितुर्त्पादक है, वरेण्यं है, वरेण्यं है, उसका ही वर्ण करें, वरेण्यं है, उसका ही वर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें, ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें, नित ओम का जाप करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका समय लिया, शांति पाठ कराकर आज के सत्र का विधिवत समापन करें। नमस्ते। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः मिलते हैं। सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी और धन्यवाद। डॉक्टर आपका तो भूपेंद्र जी धन्यवाद भाई कि आपने हमें इतनी उत्तम जानकारी प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी प्रतियोगियों की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी।